Hello, dear friends. Welcome to JE Classes Meerut family. Myself Ankush Tyagi, and as you know very well, I will teach you the subject electrical machine first. ये सब्जेक्ट आपका बी टेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ईएन ब्रांच दोनों ब्रांच के फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस यूनिट जानते ही हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में अभी हमारी यूनिट फर्स्ट रन कर रही है। लास्ट लेक्चर में भी हमारी यूनिट फर्स्ट ही रन कर रही थी, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर दें। यूनिट फर्स्ट आपकी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, जिसका बेसिस यहीं से स्टार्ट होता था कि आपका इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन का क्या प्रोसेस है और कौन से डिवाइसेज इस वर्क को करती हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में इसकी सारी डिटेल्स पढ़ ली थी। तो हमारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। अब तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं आप जानते ही हैं। इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू ईएमईसी यानी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। उसके बाद सेकेंडली हमने आपका जो है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा जो है टॉर्क एंड फोर्स इक्वेशन हमने कंप्लीट कर दी थी, टॉर्क एंड फोर्स इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमने जो है सिंगली एक्साइटेड सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने जो है डबली एक्साइटेड सिस्टम भी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमने एनर्जी को एनर्जी इसमें स्टडी कर लिया था। ठीक है, और एक दो जो टॉपिक और हैं वो इन्हीं के अंदर कवर हो गए हैं, जो बेसिक्स टॉपिक हैं आपके। इसके अलावा जैसे जनरेशन ऑफ ईएमएफ, ये भी क्या है आपका बेसिक ही था टॉपिक का। जनरेशन ऑफ ईएमएफ, मशीन्स में ईएमएफ कैसे जनरेट होता है इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो ईएमएफ जनरेट होना भी आपने देख लिया था। यह सिंपल से टॉपिक्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे आपको वो क्या क्या बताए थे? सबसे पहले एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इंपॉर्टेंट बताया था, सिंगली एक्साइटेड भी आ जाता है, एनर्जी को एनर्जी भी पूछ लेता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है को एनर्जी का। ठीक है, जनरेशन ऑफ ईएमएफ 2 मार्क्स में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इक्वेशन के अंदर जो आते हैं वो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आता है, सिंगली एक्साइटेड या फिर डबली एक्साइटेड दोनों में से आ सकता है, या फिर जो हम आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का नया टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक समझिए इसको, बाकी टॉपिक्स तो एक दो जो बेसिक्स हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर कवर हो गए हैं। जैसे एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में तो एनर्जी हमारी क्या स्टोर होती है वो इसी के अंदर आ गई है कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है और एनर्जी कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक सिस्टम ही यूज कर रहे हैं, उसका रीजन भी हमने देखा था कि इसकी जो कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रिक वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हमारा अपना टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉर्क की ही बात करेंगे आज भी हम। लास्ट वाले में हमने डबली एक्साइटेड सिस्टम में हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था पहले टॉर्क के लिए, फिर हम आपका लीनियर मोशन पे जा रहे थे तो लीनियर मोशन में हमने फोर्स ले लिया था। रोटेशनल मोशन यानी रोटेशनल मशीन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात आती है? टॉर्क की बात आती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा आपका टॉर्क। टॉर्क किस में? किसी भी जो आपकी सिंगल फेज का ही ले लेते हैं, सिंगल फेज के लिए ले लेते हैं। टॉर्क इन सिंगल फेज, टॉर्क इन सिंगल फेज सिलेंड्रिकल, टॉर्क इन सिंगल फेज सिलेंड्रिकल रोटर या मोटर कह देंगे हम इसको। टॉर्क इन सिंगल फेज सिलेंड्रिकल, टॉर्क इन सिंगल फेज सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, सिंगल फेज सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। तो देखिए आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा है टॉर्क, तो आपको मालूम है कि टॉर्क कैलकुलेट करना है सिंगल फेज सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर मशीन यानी सिलेंड्रिकल मशीन। ठीक है, या सिंक्रोनस मशीन हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर, आपके जो रोटर हैं, रोटर आपके 2 टाइप्स के रोटर होते हैं जो हम मशीन में यूज करते हैं। सिंक्रोनस मशीन की अगर बात करें, इंडक्शन मशीन की बात करें, ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ रोटर्स होते हैं जिनमें से हमको जो स्टडी करना है, जो हमारे सिलेबस में दिया है वो सिलेंड्रिकल रोटर दिया है, तो हम सिलेंड्रिकल रोटर बेस पे ही हम ये स्टडी करेंगे। नहीं तो सेलिएंट पोल मशीन होती है तो सेलिएंट पोल टाइप भी रोटर होता है। ठीक है, सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल दोनों ही रोटर हमारे यूज किए जाते हैं मशीन्स में।
हमें स्टडी करनी है केवल यहाँ पर किसकी, सिलेंड्रिकल रोटर मशीन की। तो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन में हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है कि क्या टॉर्क हमारा आएगा। तो सबसे पहले हमें एक सिलेंड्रिकल रोटर लेना होगा। तो हम एक डायग्राम सिंपल सा बना लेते हैं सिलेंड्रिकल रोटर के लिए, ठीक है, और उससे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। चलिए डायग्राम सिंपल हम बनाएंगे। अभी डायग्राम हम सिंपल बना लेते हैं। चलिए जी डायग्राम बना लेते हैं। चलिए रोटर बना रहे हैं हम यहाँ पर, रोटर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा गैप ज़्यादा सा हो गया है तो हम कम कर लेते हैं, एक्सिस बराबर आ जाए, ठीक है। चलिए ये वाला गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इस वाले को ले लेते हैं, अंदर वाले को, बस ये रखना है हमको। नहीं भाई बात नहीं बनी, इनका जो है ये थोड़ा सा, चलिए इसको मैं पेन के थ्रू ही ड्रॉ कर देता हूँ, पेन के थ्रू ही मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए भाई जब भी हमें रोटर बनाएंगे तो सबसे पहले हम जो है रोटर के लिए एक सर्किल ले लेंगे सिंपल, ठीक है, सिंपल एक सर्किल हम ले लेंगे, ठीक है। अब एक सर्किल और ले लेते हैं हम, जस्ट इसके ऊपर एक सर्किल और ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब हमारा ये जो है सिलेंड्रिकल रोटर के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप जो है दो सर्किल इस तरह से खींच लेंगे, दो लगभग नियर अबाउट के सर्किल्स, फिर हम तीसरा बड़ा सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। ये हम सिलेंड्रिकल रोटर ले रहे हैं तो इसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम इनकी एक्सिस दिखा देते हैं, रोटर की जो एक्सिस आएगी ये, ठीक है, ये एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, क्लियर है, दो एक्सिस हमारी आ गई। सिंपली अब रोटर फील्ड की एक्सिस की बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक एक्सिस तो इसमें से ये आई गई, नहीं तो केवल ये जो एक्सिस जाएगी आपकी, जो मैं अब ड्रॉ करने वाला हूं, ये एक्सिस, ये है रोटर फील्ड एक्सिस, ठीक है। और जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं दिस वन, इसकी अलग सी पहचान मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने लाइंस के साथ कुछ डॉट्स भी ड्रॉ कर दिए हैं तो ये अलग पहचान हो जाएगी। ये वाली एक्सिस, इन दोनों एक्सिस का हमें यूज करना है मेनली, इन दोनों एक्सिस के थ्रू हम जो है डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये कौन कौन सी एक्सिस हो गई, जो मैंने पहले एक्सिस खींची है ये मेन वाली, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये वाली हो गई आपकी स्टेटर फील्ड एक्सिस, इसको हम कहेंगे दिस इज स्टेटर फील्ड एक्सिस, दिस इज स्टेटर फील्ड एक्सिस, ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेटर फील्ड एक्सिस। और जो दूसरी वाली है वो हो जाएगी आपकी रोटर फील्ड एक्सिस। डायग्राम क्लियर है, दिख रहा है। दूसरी वाली क्या हो जाएगी, अरे ये कहाँ गया, चलिए दूसरी वाली हो जाएगी आपकी रोटर फील्ड एक्सिस। इसको अगर मैं कंप्लीट ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये पूरी, ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज रोटर फील्ड एक्सिस, रोटर फील्ड एक्सिस, ठीक है। दोनों के बीच एंगल हो जाएगा जो भी बनेगा थीटा आर, या जो भी एंगल हम कंसीडर करेंगे, नॉर्मली थीटा ही मानते हैं। और आपका स्टेटर और रोटर के फील्ड की बात चलती है तो थीटा आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि रोटर मूव करेगा तो रोटर के एंगल में चेंज आएगा। तो मैं क्या कह रहा था, इसको हम कह देते हैं थीटा आर,
ठीक है, ये सिंपल डायग्राम हो गया रोटर एक्सिस, और ये केवल हमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिखानी है। अच्छा, सिंक्रोनस मशीन है, कोई भी मशीन है, तो इसमें सीधी बात है, मशीन में क्या होगा, इसमें सिंक्रोनस मशीन में पोल्स होंगे। तो एक मैग्नेट की बात करें तो कितने पोल्स होते हैं, एन और एस। ऐसे ही इसमें जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिज्म का प्रोसेस होगा, तो कितने पोल इसमें नॉर्मली एक्सिस में देखें तो एन पोल, और इधर क्या हो जाएगा आपका एस पोल, यानी एन पोल एस पोल। मिनिमम 2 पोल से स्टार्ट होती है, 2 पोल की मशीन हो सकती है, 4 पोल की मशीन हो सकती है, इस तरह से चलती है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ पोल्स ही होते हैं, क्योंकि हमेशा एन और एस दो का कॉम्बिनेशन तो होगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता 3 पोल हो जाए 5 पोल हो जाए, क्योंकि सिंगल एन या सिंगल एस पोल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2 पोल्स हमारे दिखा दिए। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका हो गया एक सिलेंड्रिकल रोटर का। इसको थोड़ा सा हम जो है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसको हम जो है आपका क्या करते हैं, एक तरफ को शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए, अभी हमें क्योंकि दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो इसीलिए मैं इसको या फिर इधर ले जाता हूँ। इसको हम जो है डायग्राम को एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये देखिए, ये सिंपल आपका डायग्राम हो गया किसका, सिंगल फेज सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन का। अब इसमें और डिटेल्स में इसको दिखाना है अगर आपको, तो यहाँ पे दिखा दीजिए, एक तरफ ये दिखा दीजिए आप। ठीक है, और एक तरफ ऐसे ये दिखा दीजिए। ठीक है, डॉट्स, और यहाँ पर क्रॉसेज, क्रॉसेज मैं अलग कलर से लगा देता हूँ, क्लियर नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, नहीं तो इतना दिखा देंगे आप बहुत है। अब जो मेन चीज है जो हमें रिप्रेजेंट करनी है यहाँ, और जिससे हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस और आपका, और इसको ऐसा करो, रुको, आपका स्पेस लिखने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा हम स्पेस को ले लेते हैं ऐसे, अब ज़्यादा सही रहेगा। अब हमारी ये जो एक्सिस है, ठीक है, तो हमें जो डायग्राम एक्सिस बनानी है वो आपकी किस किस के बीच लेनी है। हमें एक तो एंगल लेना है, थीटा आर की यहाँ पर बात चल रही है, जो हमने डबली एक्साइटेड सिस्टम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी से रिलेट होकर ये वाला आपका टॉपिक चलेगा, डबली एक्साइटेड सिस्टम से, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन मान रहे हैं हम। ठीक है, सेलियन, हाँ, 2 टाइप के रोटर मैंने बताया, सेलियन टाइप और सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस मशीन ले रहे हैं, तो सिंक्रोनस रोटर ले रहे हैं। तो सिंक्रोनस मशीन कैसी है, सिंगली एक्साइटेड या डबली एक्साइटेड, डबली एक्साइटेड है, तो ये जो है डबली एक्साइटेड से रिलेट होकर चलेगा। जो डबली एक्साइटेड में हमने टॉर्क की इक्वेशन, फील्ड की इक्वेशन कैलकुलेट की थी, उन्हीं इक्वेशंस का यूज करके हम इसे आगे कंटिन्यू कर लेंगे, इसमें उन इक्वेशंस की नीड करेगी। तो आपका अगर डबली एक्साइटेड सिस्टम क्लियर है, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। चलिए, इसमें मैंने बताया, अब हमें क्या करना है हमें ड्रॉ करनी है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म बनाएंगे हम, सिंपली देखेंगे भाई कि इंडक्टेंस, डबली एक्साइटेड में हमारी एक चीज आ रही थी कि सेल्फ इंडक्टेंस हो गया जब रोटर मूव कर रहा है, L1 L2, और उसके बाद क्या हो गया आपका, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया L1, L1 हमने उसमें स्टडी किया सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, और L2 भी क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस। तो L1 L2 दोनों एक साथ ही लिख देते हैं यहाँ तो ये सेल्फ इंडक्टेंस किसके थे, एक स्टेटर का L1 मान लिया, रोटर का L2 मान लिया, और M12 या M21, M12 या M21 की बात करी तो ये क्या थे आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M12 लेवल ले लो केवल, उसी से काम हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे टॉर्क देखना है सिलेंड्रिकल रोटर मशीन में, तो हमें किसकी जरूरत है, ये जो इंडक्टेंस लेने हैं इनको रिप्रेजेंट कर दे। इसमें मेन आता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूज हो जाएगा। और जो एंगल आ रहा था हमारा रोटर एक्सिस, अभी इसमें हमने मेन क्या ड्रॉ करा है, थीटा आर, थीटा आर की बात है ये एंगल, ये इस रोटर फील्ड एक्सिस और स्टेटर फील्ड एक्सिस। तो एक तरफ थीटा आर ले लो, ठीक है, ये हो गया थीटा आर, और इधर ले लो आप इंडक्टेंस, इधर ले लिया हमने इंडक्टेंस या इंडक्टेंस, ठीक है। अब इंडक्टेंस में क्या होगा, हमारी जो वेव फॉर्म होगी, अब हम वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी पड़ने वाली है ये, इसीलिए मैं इसको और बड़ी कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वेव फॉर्म ड्रॉ, तो इसकी जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, नीचे वाला ज़्यादा बड़ा बन गया, ये आप लगभग में खींच सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दोबारा से बना देते हैं। तो इसकी जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है ये,
ये कहाँ से स्टार्ट होती है कोई वेव फॉर्म, अगर हम दिखाएंगे एक्सिस के इस पॉइंट पर क्या वैल्यू होती है, एक्सिस के इस पॉइंट पर वैल्यू होती है 0, नीचे नेगेटिव में वैल्यू चली जाती है और ऊपर पॉजिटिव में वैल्यू चली जाती है। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे तो इधर राइट साइड में आपकी पॉजिटिव वैल्यू जाती है सारी एक्स एक्सिस पर, और जब लेफ्ट साइड में जाएंगे 0 से तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी। ऐसे 0 से अपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज, 0 से बिलो जाएंगे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज। ये सिंपली कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं या कुछ भी वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए होता है। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, अब सबसे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है आपके, ये तो आपको मालूम ही है, पढ़ी रखे हैं, केवल बताने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है आपके, कांस्टेंट है। तो आपकी जो वैल्यू हम ले लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, कहाँ जाएंगे, इनमें जब कोई चेंज होगा ही नहीं, जब सेल्फ इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। जब कोई चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट वैल्यूज ये रही, ये हो गई जी सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, L1 और L2 किसी को भी दिखा दो, ये इंडक्टेंस है, M12 लिख दो यहाँ। ये एक्सिस पर क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमें ड्रॉ करना है, L1 मान लो ये आ गया, L2 ये आ गया, ये हो गए सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये है M12 की वेव फॉर्म, M12 हमें ड्रॉ करना है। तो M12 जो हमारी वेव फॉर्म आती है वो इस तरह की वेव फॉर्म आती है, 0 हो गया, ये मैक्सिमम पहुंच रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम पहुंच रहा है, नीचे यहाँ पर मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है नीचे। ठीक है, नीचे क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम हो गया और ये आपका नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। किसमें हो गया मैक्सिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। ठीक, चलिए पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव में, तो हमारी जो वेव फॉर्म चलती है 0 पाई 2 पाई इस तरह से चलता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका आ रहा है वेव फॉर्म में, वो स्टार्टिंग आपकी यहाँ 0 पर ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू पाई तो है नहीं, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा। ठीक है, पाई तो है नहीं, ये क्या होगा फिर, पाई बाई 2 हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 यहाँ आएगा तो पाई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर क्या आएगा पाई के बाद, बताइए पाई के बाद क्या आएगा फिर, 2 पाई। 2 पाई कहाँ आएगा, जब एक साइकिल यहाँ पूरी होगी तो 2 पाई यहाँ आएगा, दूसरी साइकिल यहाँ पूरी होगी 3 पाई यहाँ आएगा। तो बीच वाला क्या हो जाएगा, ये बीच वाला क्या होगा बताओ, बीच वाला बताइए क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 के बाद क्या आएगा, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2, 5 पाई अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो अब देखो वेव फॉर्म को ध्यान से, ये है एंगल थीटा आर, ये हो गई आपकी वेव फॉर्म। ये आपका बना दिया एक तरह से, एक्सिस दिखा दिया हमने, सिलेंड्रिकल रोटर दिखा दिया। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन का, सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन के लिए हमने रोटर दिखा दिया। और दूसरी तरफ हमने ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर दी जो इंडक्टेंस के और आपके थीटा आर के बीच में है। ठीक है, इंडक्टेंस के और थीटा आर के बीच में, तो थीटा आर और M12 लिख दो, यही सफिशिएंट है, L1 L2 M12 दिखाई दे गए, तो इसी से काम हो गया। अब ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में देखेंगे तो कहाँ मिल रही है, स्टार्टिंग ही पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू से हो रही है। तो सबसे पहली थीटा आर की वैल्यू जब कितनी है, यहाँ पर 0 है, तब ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। फिर थीटा आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पाई बाई 2 पर क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है, यानी थीटा आर की वैल्यू जब 90 डिग्री हो गई, ठीक है 90 डिग्री हो गई, तब क्या हो गई, ये जो एक्सिस है स्टेटर एक्सिस और रोटर एक्सिस, ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, लंबवत हो गई। तब कितनी वैल्यू हो जाएगी, तब वैल्यू हम देखेंगे, तो तब जब हमारा इंडक्टेंस मिल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये रहा 0, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद जब थीटा आर की वैल्यू पाई हो गई, कितनी हो गई, पाई होगी 180 डिग्री हो गई, तो 180 डिग्री पे हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो मिल रही है, ये मिल रही मैक्सिमम, लेकिन कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। मैक्सिमम तो मिल रही है लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम मिल रही है। फिर हम दोबारा 3 पाई बाई 2 पर पहुंचे, तो जब थीटा आर की वैल्यू फिर से 3 पाई बाई 2 आई, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर 0 हो गया। फिर 2 पाई पर जाएंगे तो फिर से क्या मिल जाएगी, फिर मैक्सिमम मिल जाएगी। तो इस तरह से साइकिल का इसमें रिपीटेशन होता रहेगा, यानी 0 से देखेंगे तो 0 पर मैक्सिमम आएगी, फिर हर पाई बाई 2 यानी हर 90 डिग्री पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम होने के बाद एक बार मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम आएगी, यानी 180 डिग्री का चेंज आएगा, तो आपकी क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम तो होगी लेकिन अपोजिट होगी, नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं
तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने एक जो है ये एक सिंक्रोनस सिस्टम ले लिया है। अब इसको कैसे करेंगे हम डेरिवेशन को, सबसे पहले हमने कंसीडर ए सिंक्रोनस मशीन सिस्टम, कंसीडर ए सिंक्रोनस मशीन सिस्टम। एक सिंक्रोनस मशीन सिस्टम हमने ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप है, सिंक्रोनस मशीन सिस्टम ऑफ, कैसा रोटर हमने लिया है, सिलेंड्रिकल। हमने बताया जो हमें स्टडी करनी है, जो हमारे सिलेबस में दिया है वो सिलेंड्रिकल दिया है, ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर टाइप, सिलेंड्रिकल रोटर। और सप्लाई कैसी है, सिलेबस में जो कहा है वो सिंगल फेज का है, सिलेंड्रिकल रोटर सिंगल फेज टाइप, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया, ये रहा। अब इसकी हमने वेव फॉर्म ड्रॉ करी है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक बार आप वेव फॉर्म देख लीजिए, वेव फॉर्म को फिर से एक्सप्लेन करेंगे नोट कर करके, वैल्यू को अलग अलग क्या क्या होना है। अब हमें ड्राइव क्या करना है, अब ये जो सप्लाई है सिंगल फेज सप्लाई, ये कहाँ पर कनेक्ट होगी, स्टेटर पर होगी या रोटर पर होगी। सिंक्रोनस मशीन में अगर हम बात करें तो हमारी देखो सिंक्रोनस मशीन कैसी होती है, डबली एक्साइटेड मशीन होती है। ये कैसी होती है, डबली एक्साइटेड मशीन होती है, डबली एक्साइटेड मशीन। तो जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई हमने लिखा कि भाई एक रोटर ले लिया हमने, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सिस्टम ले लिया सिंक्रोनस मशीन सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में जब हम इसको देंगे सप्लाई सिस्टम को, तो कैसी देंगे, एसी सप्लाई देंगे या डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन किसको, स्टेटर को। अब दो ऑप्शन है, या तो स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दो और डबली एक्साइटेड है तो दूसरी सप्लाई देनी है, और दूसरी सप्लाई कैसी देते हैं हम, डीसी देते हैं, और रोटर को डीसी दे दो, या फिर रोटर को एसी दे दो और स्टेटर को क्या दे दो, रोटर को एसी दे दो और स्टेटर को क्या दे दो, सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दो। लेकिन हम जो नॉर्मली यूज करते हैं और जो नॉर्मली सिंक्रोनस मशीन वगैरह आप देखेंगे उनमें जो यूज होता है वो सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है स्टेटर को, ठीक है, और डीसी रोटर को दी जाती है डीसी सप्लाई। क्योंकि एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसमें, एक बार रन कर जाती है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर डीसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ए सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू दी, किसको देंगे बताइए, स्टेटर या रोटर, अभी मैंने बताया किसको देंगे सिंगल फेज एसी सप्लाई, स्टेटर को देंगे। ए सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू दी स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ऑफ सिंक्रोनस मशीन को। और साथ ही हम क्या करेंगे, एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे इस सप्लाई के एक्रॉस। उस वोल्टमीटर से हम देखेंगे, हमें पता चलेगा कि कब हमारा जो है मैक्सिमम मिल रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, और कब हमारा जो है जीरो मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, ए वोल्टमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड, एक वोल्टमीटर भी हम लगा देंगे, ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड across it। अब ये वोल्टमीटर क्या करेगा, किस लिए यूज कर रहे हैं इसे बताइए, एक्रॉस द रोटर वाइंडिंग के एक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एक्रॉस रोटर वाइंडिंग, लिख दो इसको, एक्रॉस रोटर वाइंडिंग, ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एक्रॉस रोटर वाइंडिंग के एक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगा दिया। इस वोल्टमीटर का काम ये है, ये बताएगा कि भाई हमें मैक्सिमम मिल रही है या जीरो मिल रही है वैल्यू। उसी से हम क्या है रिजल्ट अपने कैलकुलेट करेंगे कि किस एंगल पर क्या वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो क्या एंगल, तो हमारे जो एंगल हैं सबसे पहले हमने देखा इफ थीटा आर इजकल टू, सबसे पहला कितना था, थीटा आर की जो वैल्यू है आपकी 0 डिग्री। जब आप देखते हैं 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पर हमें क्या मिल रही है, जो फ्लक्स है हमारा वो कितना है 0 डिग्री पर, थीटा आर 0 डिग्री है तो फ्लक्स कितना जा रहा था, डायग्राम में देख के बताओ, पीछे करो, थीटा आर ये रहा 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना मिल रहा है, ये फ्लक्स का हमने बताया, ये म्यूचुअल फ्लक्स ही तो है, ये सेल्फ इंडक्टेंस और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे मिलेगा, जब म्यूचुअल फ्लक्स मिलेगा, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब ये जो फ्लक्स है ये रहा कितना है 0 डिग्री पर, मैक्सिमम है, तो थीटा आर पर कितना होगा 0 डिग्री पर, मैक्सिमम हो गया जी। इफ थीटा आर इक्वल टू 0 डिग्री तो लिंकेज फ्लक्स क्या हो गया आपका
लिंकेज फ्लक्स इज मैक्सिमम। अब ये जो वोल्टमीटर है ये इस बात को कैसे बताएगा, कैसे पहचानेंगे? वोल्टमीटर तो अपनी रीडिंग देगा, तो कैसे पहचानेंगे कि ये मैक्सिमम हो गया या ये मिनिमम हो गया? ठीक है, बताइए। अगर वोल्टमीटर की रीडिंग हाई रहेगी तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है, हाई है। अगर वोल्टमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, फुल रहेगी, हाई रहेगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि वोल्टमीटर की हेल्प से हम देख लेंगे रीडिंग हाई या लोअर। और वोल्टमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस लो हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बनेगा, केवल सेल्फ इंडक्टेंस इस केस में रह जाएगा। तो अगर थीटा आर 0 डिग्री है तो लिंकेज फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी, वोल्टमीटर रीडिंग विल बी, वोल्टमीटर रीडिंग विल बी मैक्सिमम, वोल्टमीटर रीडिंग विल बी मैक्सिमम। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो लिंकेज फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब लिंकेज फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने बात करी थी म्यूचुअल इंडक्टेंस, डायग्राम में हमने बनाया था अभी, ये रहा M12। तो हम इसको क्या कह देंगे कि इट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M12 विल बी मैक्सिमम। या कह सकते हैं, लिख सकते हैं सीधे सीधे ब्रैकेट में, तो M12 विल बी इक्वल टू M म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम। ठीक है, M मैक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन डायग्राम में दूसरी तरफ आ जाइए, आगे चलिए डायग्राम में वापस देख लेते हैं डायग्राम को। प्लस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, पीछे चलिए। ये देखिए डायग्राम में वापस आ जाइए। अब पहुंच गए जब थीटा आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, पाई बाई 2। जब आपकी थीटा आर की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2, तो क्या होगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। और जब फ्लक्स लिंकेज जीरो हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी लो हो जाएगा। तो इसी बात को लिख लेते हैं। ठीक है, इफ थीटा आर इजिकल टू पाई बाई 2, अगर थीटा आर पाई बाई 2 है तो लिंकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, बताइए, लिंकेज फ्लक्स हो जाएगा मिनिमम। लिंकेज फ्लक्स, लिंकेज फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पहले स्टडी कर चुके हैं, फ्लक्स फाई और लिंकेज फ्लक्स साई। तो साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिख दूं, जीरो लिख दूं, क्लियर है। और वोल्टमीटर रीडिंग भी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। वोल्टमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बार बार उसको नोट करने की हमें जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन कराने की, ना आपको डेरिवेशन में लिखना उस चीज़ को, केवल एक बार आप लिख देंगे यहाँ पर कि भाई थीटा आर की वैल्यू जीरो है तो लिंकेज फ्लक्स मैक्सिमम है, तो वोल्टमीटर रीडिंग भी मैक्सिमम हो गई, तो साई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, M12 हो गई, सॉरी साई की वैल्यू हो गई मैक्सिमम, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो गया मैक्सिमम। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा आर कितना है, पाई बाई 2 है, क्लियर है। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें स्टेटर वाइंडिंग की जो एक्सिस है और जो आपकी रोटर वाइंडिंग की एक्सिस है, ये वाली, ये रही, अभी हमने दिखाया। देखो पहले थीटा आर ये है एंगल, रोटर एक्सिस और स्टेटर फील्ड एक्सिस, इन दोनों के बीच की एक्सिस का जो एंगल है वही तो थीटा आर है। अब अगर हमारा ये क्या नाम है, सबसे पहले 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ये रही, जब ये इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तब आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है। जब ये पाई बाई 2 हो जाएगा यानी इन दोनों के बीच का एंगल ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, आपका फ्लक्स लिंकेज जो है वो जीरो हो जाएगा, वोल्टमीटर रीडिंग क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी एकदम परपेंडिकुलर होता ही, तो आपका फ्लक्स लिंकेज जीरो हो जाएगा। तो फिर आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। M12 क्या है आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने जो ये वेव फॉर्म बनाई है ये किस किस के बीच में बनाई है, ये हमने वेव फॉर्म बनाई है आपकी इंडक्टेंस के और आपकी थीटा आर के बीच में। ठीक है, इंडक्टेंस और थीटा आर के बीच में हमने वेव फॉर्म
बनाइए। थीटा आर क्या है, रोटर एक्सिस और स्टेटर एक्सिस के बीच का एंगल है। ठीक है, अब थर्ड आगे चलते हैं। चलो फिर वापस आ जाओ डायग्राम में। तो देखो अब ये वापस फिर पहुंचेगा कितने पर, पाई/2 के बाद पाई पर। ये देख लो पाई पर, तो पाई पर क्या मिल रही है, ये मिल रही है हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ये भी, ये रही, ये भी क्या है जी, मैक्सिमम है। लेकिन ये मैक्सिमम किस में है, नेगेटिव में है। ऐसे यहाँ पर जो मैक्सिमम मिल रही थी ये किस में थी जी, 0 पर ये मिल रही थी मैक्सिमम वैल्यू। ये किस पर थी जी, पॉजिटिव पर थी। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव मैक्सिमम मिल रही थी, पॉजिटिव में बढ़ रही है नेगेटिव में। तो इसको भी लिख के दिखा देते हैं। इफ क्या हो जाएगा, थीटा आर इजकल टू, अगर थीटा आर आपका क्या है, पाई हो गया, तो क्या हो जाएगा फिर, लिंकेज फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, लिंकेज फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बट नेगेटिव। लेकिन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी M12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M12 भी हो जाएगा माइनस ऑफ एम मैक्स, निगेटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि आपका क्या होगा, स्टेटर फील्ड एक्सिस और रोटर फील्ड एक्सिस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो जाएंगे। तो आपके क्या होंगे इस केस में, वैल्यू तो मिलेगी मैक्सिमम, लेकिन कैसी मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इतना सफिशियंट है इसको करके दिखाने के लिए। बाकी आगे की एक्सिस पे आप देख ही सकते हैं आगे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। आगे पुरानी चीज रिपीट होने वाली है। वापस कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर 0 पर पहुंच गए, ये रहे। और 0 पर क्या मिल रहा है हमारा, क्या मिल रहा है 0 पर, सॉरी 3π/2 पर पहुंच गए पाई के बाद। और 3π/2 पर क्या है एंगल, एंगल कितना है 3π/2 पर, ये रहा 0, सॉरी एंगल 3π/2 रहेगा। तो क्या मिलेगी वैल्यू इंडक्टेंस की, 0 मिलेगी। उसके बाद फिर 2π पर पहुंच जाएंगे, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो रही थी आपकी, कितने पर हो रही थी, 0 से स्टार्ट होके पाई पर। ऐसे ही फिर 2π पर, तो फिर मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन फिर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 0 पर मिला सबसे पहले, 0 पर मैक्सिमम मिला, फिर पाई पर मिला लेकिन नेगेटिव मिला, पाई पर नेगेटिव मिला। फिर पॉजिटिव में कब मिलेगा, पाई के बाद दूसरी साइकिल कंप्लीट होगी 2π पर फिर प्लस में मिल जाएगा मैक्सिमम। तो इस तरह से ये जो हमारा प्रोसेस है ये चलता रहेगा। अगर हम आगे देखेंगे तो थीटा आर क्या आ जाएगा, पाई के बाद 3π/2 आ जाएगा, 3π/2 के बाद क्या आ जाएगा, फिर 2π आ जाएगा। 3π/2 पर कौन सी कंडीशन रिपीट हो जाएगी, 3π/2 पर ये पहली वाली कंडीशन रिपीट हो जाएगी, 0 वाली। देखो 3π/2, 3π/2 ये रहा यहाँ पर ये मिल रही है हमें वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम केवल यहीं तक दिखा देंगे, दैट इज सफिशिएंट। 3 वैल्यू 0 डिग्री पर दिखा देंगे, फिर 90 पर दिखा देंगे, और फिर 180 पर दिखा देंगे। या फिर 180 के बाद हम ये कि नेक्स्ट 3π/2 तक, नहीं तो 180 तक ही सफिशिएंट है। क्योंकि तीनों कंडीशन आ गई, एक बार मैक्सिमम पॉजिटिव वाली भी आ गई, 0 वाली कंडीशन भी आ गई, और आपकी जो है निगेटिव में मैक्सिमम वाली भी कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस वेवफॉर्म से अब क्या देख रहे हैं, इस वेवफॉर्म से हमें क्या मिल रहा है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वेरिएशन है M2 का, वो किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, क्या देख रहे हैं, ये जो वेव बन रही है हमारी, ये देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से साइन वेव हो रही है, साइन वेव कोसाइन वेव। तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कोसाइन का फंक्शन हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका मतलब जो M12 है, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम स्टडी कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका फंक्शन है आपका, साइन कोसाइन का फंक्शन हो गया। तो हम लिख सकते हैं आगे, चलिए आगे लिख सकते हैं हम, hence we observe that, क्या हमें देखने को मिल रहा है, hence we observe that M12 is a cosine function, is a cosine function। तो M12 क्या है आपका, कोसाइन फंक्शन है। क्लियर है, चलिए अब क्योंकि ये कोसाइन फंक्शन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमने जो भी अभी तक बेसिकली आप कोसाइन फंक्शन या साइन फंक्शन पढ़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो M12 इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, या V इक्वल्स टू कोसाइन फंक्शन में आ गया VM कोस थीटा, इस तरह से तो लिखते हैं। तो फिर यहाँ पर किसकी बात चले, M12 की। तो M12 क्या हो जाएगा, एम एक्स, कोसाइन फंक्शन है तो कोस, एंगल क्या आ जाएगा, थीटा की जगह थीटा आर आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो एम एक्स कोस क्या लिख दें, थीटा आर। चाहो तो इसको एक इक्वेशन मान सकते हो, नहीं तो आगे चलते हैं, हमें आगे टॉर्क वगैरह का देखना है। ठीक है, टॉर्क के लिए हमें आगे बढ़ना है।
अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होगी जब रोटर मूव करेगा, या सप्लाई हम देंगे एक प्राइमरी सप्लाई जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेशन जो रहे हैं स्टेटर को, सेकंड एक्साइटेशन दे रहे हैं रोटर को, उसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उसको एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए जो हमारी करंट मिल रही है, तो हमने पहले भी ये स्टडी कर चुके हैं कि I1 किसकी करंट मान ली, स्टेटर में मान ली करंट, या करंट बाई फर्स्ट सोर्स मान लीजिए। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगी, करंट बाई सेकंड सोर्स, सोर्स 1 कह देते हैं इसको, इसको सोर्स 2 कह देते हैं। ठीक है, दोनों सोर्स के द्वारा हमने ये मान लिया। अब हमें पीछे जाना पड़ेगा डब्ल्यू एक्साइटेड सिस्टम पर। तो डब्ल्यू एक्साइटेड सिस्टम काफ़ी लेंदी डेरिवेशन था, तो सीधा उसकी जो इक्वेशन है हम वो लिख के दिखा देंगे कि भाई ये हमारा उसमें टॉर्क निकल के आया था, ये फंक्शन निकल के आए थे डब्ल्यू एक्साइटेड में, या फिर जो है हमारा सिंगली एक्साइटेड पहले हमने पढ़ा था, फिर डब्ल्यू एक्साइटेड पढ़ा था, और उसी से हम इसको जो है बस सिंपली टॉर्क इक्वेशन लिख देंगे उसी में चेंज करके, जो भी इसमें चेंज हो रहा है। तो डब्ल्यू एक्साइटेड के लिए देखिए, डब्ल्यू एक्साइटेड में जब हमारा आया था तो एक फील्ड की बात आ रही थी, इसमें फील्ड एनर्जी स्टोर हो रही है। तो डब्ल्यू फील्ड क्या आया था, 3 वेरिएबल आ रहे थे, I1 I2 और तीसरा कौन सा था बताइए, जब टॉर्क के लिए ले रहे थे तो आपको आ रहा था थीटा आर, I1 I2 और थीटा आर, I1 I2 और थीटा आर। तो इक्वेशन क्या आई थी, याद है कि हाफ LI1 स्क्वायर प्लस हाफ LI2 स्क्वायर प्लस I1 I2 M12, ये इक्वेशन आई थी, हाफ LI1 स्क्वायर प्लस हाफ LI2 स्क्वायर। ठीक है, I1 I2 M12, LI स्क्वायर ये होती है एनर्जी, तो वहां पर आ गई थी L1 I1 पहले स्टेटर के लिए, फिर दूसरे की एनर्जी कितनी होती है फील्ड एनर्जी, हाफ LI स्क्वायर, तो हाफ L2 I2 स्क्वायर आ गया था, प्लस M12 I1 I2, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में, दोनों में I1 I2, ये इक्वेशन आ गई थी। ये इक्वेशन हमारी निकल के आई थी डब्ल्यू एक्साइटेड में। अगर आपके पास डब्ल्यू एक्साइटेड का नोट है तो आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या चेंज हो गया, अब यहाँ पे ये M12 की वैल्यू आ गई M मैक्स कोस थीटा आर, तो इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ से, इसको मान लो इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ M12 फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ M12 फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू फील्ड I1 I2 थीटा आर विल बी इक्वल्स टू हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या हो गया M मैक्स कोस थीटा I1 I2 M मैक्स कोस थीटा आर। ठीक है, ये हो गया आपका, देख लीजिए ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नेक्स्ट मानो। तो ये जो आपकी पहले इक्वेशन दी थी, पहले इक्वेशन हमने जो स्टडी करी थी, उसी इक्वेशन में हमने जो है आपका ये ऐड कर दिया। ऐड क्या कर दिया, उसमें हमने M12 की वैल्यू जो यहाँ पर आई वो निकाल के दिखा दी कि भाई M12 की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है, देख लीजिए इक्वेशन को नोट कर लीजिए, कुछ नहीं किया, कोई ज़्यादा इसमें ऐसी स्पेशल बात नहीं है। अब इसमें टॉर्क निकालना है मेन चीज़, तो टॉर्क के लिए भी पहले पीछे वाली इक्वेशन की तरफ चले जाओ, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। टॉर्क की इक्वेशन जो फंक्शन आया था लास्ट में, फंक्शन के थ्रू हमने लिखी थी टॉर्क TE, क्या इक्वेशन आई थी बताइए, टॉर्क TE की इक्वेशन सिंपली डेल्टा डब्ल्यू फील्ड अपॉन डेल्टा थीटा आर, यही तो आई थी, डेल्टा डब्ल्यू फील्ड और डेल्टा थीटा आर। तो ये किसके इक्वल था, ये डेल्टा डब्ल्यू फील्ड डेल्टा थीटा आर इसके इक्वल आ गए थे आपके। अब उसमें जो है हम देख रहे थे कि भाई जब रोटर मूव ही नहीं कर रहा, रोटर स्टेशनरी है, या यहाँ पर भी जब परपेंडिकुलर आ गया आपका, मूव नहीं कर रहा, तो आपके जो इंडक्टेंस है यहाँ पर भी सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 सेल्फ है, कॉन्स्टेंट चलने, कोई चेंज नहीं हो रहा उनमें। जब उनमें कोई चेंज नहीं है, कॉन्स्टेंट है, तो उनकी वैल्यू क्या करो, 0 करो, तो उठा के 0 करो, 0 0। ठीक है, अब M12 तो रहेगा, M12 को तो हमने लेना है M मैक्स कोस थीटा आर। ठीक है, तो क्या बचा I1 I2 M मैक्स कोस थीटा आर, I1 I2 M मैक्स कोस थीटा आर। क्लियर है, जब कोई इंडक्टेंस L1 L2 में कोई चेंज नहीं हो रहा तो क्या बचेगा M1 M2 कोस थीटा आर। अगर इस कोस को साइन में चेंज करें तो क्या होगा
क्या होगा कोस को साइन में चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कोस माइनस थीटा। ठीक है, माइनस बाहर लगा तो माइनस ही अंदर ले दो, कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन साइन के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर माइनस I1 I2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन वेव की तरह हो जाएगा, साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस I1 I2 साइन थीटा आर। ठीक है, कोस माइनस थीटा कोस हो जाएगा, अंदर ले लिया माइनस, माइनस को चेंज कर दिया तो क्या हो गया, साइन में आपका आ गया फंक्शन, क्योंकि हमारी साइन साइन की तरह ही साइन वेव है। अभी हमने दिखाई जब हमारी वेव बन के आ रही है, ये कैसी आ रही है, साइन वेव आ रही है। साइन वेव का फंक्शन कैसा आता है, कोस का, कोस के फंक्शन को हमने वापस साइन में चेंज कर लिया। देख लीजिए अभी तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है, केवल बेसिक बेसिक बात हमने लिख रहे हैं कि भाई हमने ये ऑब्जर्व कर लिया, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12 क्या हो गया, एम मैक्स कोस थीटा आर हो गया। अब हमने मान ली I1 क्या करंट है हमारी और I2 क्या करंट है हमारी। I1 की वैल्यू क्या है, जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग की करंट है या सोर्स 1 के द्वारा है, सोर्स 1 से कौन सी करंट मिल रही थी, ये स्टेटर वाइंडिंग वाली तो है, सोर्स 1 को किससे दे रहे हैं, स्टेटर से, तो स्टेटर वाइंडिंग करंट भी कह सकते हैं, स्टेटर वाइंडिंग करंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है जी, सोर्स 2 है, ये कौन सा है, रोटर है, तो इसको रोटर वाइंडिंग करंट भी कह सकते हैं, रोटर वाइंडिंग करंट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, अभी हमें वो तो आगे के लिए है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है, अब हमारी सिंक्रोनस मशीन को दूसरा एक्साइटेशन कौन सा दे रहे हैं, हमने सोर्स बस का सिंगल फेज सप्लाई दी तो हमने लिख दिया भाई, ये लिख दिया हमने, सोर्स 1 से सिंगल फेज सप्लाई दी तो हमने लिख दिया आपका, ये लिख दिया M12 इक्वल टू एम मैक्स कोस थीटा आर। अब जब डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी सप्लाई से भी तो कुछ मिलेगा, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड फ्रॉम, डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड फ्रॉम, डीसी सप्लाई किससे दी जा रही है, फ्रॉम सोर्स टू, सोर्स टू, या रोटर वाइंडिंग को हम जो है डीसी सप्लाई दे रहे हैं ऐसे मान लो। अब जब डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी की बात आएगी, उसमें डीसी करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो डीसी सप्लाई देंगे सिंक्रोनस मशीन को तो क्या होगा, I1 तो आपका आ ही गया, I1 क्या आ गया आपका, लेट I1 इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, या कोस टर्म ली थी हमने, तो आई मैक्स साइन न लेके आई मैक्स कोस ले लीजिए, आई मैक्स कोस ही तो लिया था हमने, कोस कोसाइन फंक्शन है तो कोस लिया था, आई मैक्स कोस ओमेगा टी। तो I2 बता दो क्या हो जाएगी, I2 क्या हो जाएगी, I2 को कैसी सप्लाई मिल रही है, डीसी सप्लाई मिल रही है, तो I2 क्या लिख देंगे, IDC लिख दो सिंपल, ये साइनसोइडल है, एसी सप्लाई मिल रही थी, I2 डीसी सप्लाई मिल रही है तो I2 को लिख दो डीसी। और एंगल क्या है आपका, एंगल थीटा आर, एंगल थीटा आर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा। अब ओमेगा आर क्या है और डेल्टा क्या है, ओमेगा आर क्या है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर होती है। ओमेगा अगर हम नॉर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है v, लेकिन जब हम ओमेगा में लिखते हैं तो ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा और v का डिफरेंस तो आपको मालूम होगा, v सिंपल वेलोसिटी हो जाती है किसी भी चीज़ की, और यहाँ पर एंगुलर की बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब मशीन में चलते हैं तो ये चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर ओमेगा आर क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, नीचे आर लिखा है तो मतलब किसकी वेलोसिटी हो गई बताओ, सीधी सीधी बात है, कौन घूमेगा, रोटर ही घूमेगा, और आर लिख दिया तो वैसे पहचान जाओगे, तो रोटर एंगुलर वेलोसिटी, रोटर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, सिंपल वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा आर होगी रोटर एंगुलर वेलोसिटी किसमें, रेडियन पर सेकंड में। अब डेल्टा बता दो, डेल्टा क्या होगी, डेल्टा क्या होगा, रोटर की पोजीशन, तो कैसी पोजीशन की बात, यहाँ सारी बात चल रही है एंगुलर की, रोटर एंगुलर पोजीशन कब, जब जो है टी आ गया है, जब टी इजिकल टू क्या है, जीरो, रोटर एंगुलर पोजीशन एट टी इजिकल टू जीरो। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, और थीटा आर की वैल्यू आ गई। I1 आई मैक्स कोस आ गया, I2 डीसी सप्लाई दिए तो डीसी आ गई, और हम थीटा आर की बात करें तो ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा आ गया, क्योंकि एंगुलर स्पीड, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी और रोटर की क्या पोजीशन है भाई, स्टार्टिंग में जब जब हम रोटर को मूव कराना स्टार्ट करते हैं, टी इक्वल टू जीरो का यही तो मतलब है,
कि टाइम 0 पर, यानी अभी जो है बिल्कुल जस्ट स्टार्ट होने वाला है, बस स्टार्ट होने वाली, जैसे क्लास स्टार्ट होने वाली, अभी क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले फिर स्टार्ट हो जाएगी, रन करने लगी। तो t इक्वल टू 0 पर क्या पोजीशन है आपकी, तो रोटर पोजीशन है t इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल। अब देखो कुछ नहीं बचा इसमें। अब हमने पीछे क्या किया था, पीछे इक्वेशन आई होगी हमारी, ये आई थी इक्वेशन, ये रही, हाफ एल आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर प्लस आई वन आई टू मैक्स कोस थीटा। ठीक है, और इसके अलावा ये आई थी आपकी, हाँ, m12 इक्वल टू m1 कोस थीटा आर। तो लगभग डेरिवेशन जो है थोड़ा सा ही बचा है, बाकी हम कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ओमेगा आर हो गया, डेल्टा हो गया। अब एक चीज़ और बताओ, ये सब वैल्यू कहाँ रखनी है हमें उठा के, अभी अभी हमने इक्वेशन निकाली तो उसमें ये सब वैल्यू रख दो। अब म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस तो जीरो हो ही गए थे, सेल्फ इंडक्टेंस जब हमने जीरो कर दिए तो इक्वेशन ये आई, तो वैल्यू को पुट कर दो इन सब को इसमें। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स कॉस ओमेगा, ठीक है, और I2 की वैल्यू IDC, और साइन थीटा आर की वैल्यू रख देंगे, इसकी थीटा आर की वैल्यू रख देंगे, तीनों की वैल्यू रख दो। तो ये जो सारी वैल्यूज आई हमारे पास, ये जो सारी वैल्यूज आई सब्सटीट्यूटिंग, इनको मान लो इक्वेशन 4 मान लो, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, ये रही I1, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ किस किस की, I1 की, I1 कॉमा I2, और कौन है आपका थीटा आर, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 4 टू किसमें, जो पीछे वाली इक्वेशन थी हमने मानी थी 3 मान लिया था, इक्वेशन 3 में रखो, देखो भाई क्या आएगा, ये रहा, इसमें रखो इक्वेशन 3 में, टी ई इजकल टू माइनस, टी ई इजकल टू माइनस I1 की जगह क्या हो गया, आई एम कोस ओमेगा टी, I2 की जगह क्या हो गया IDC, और फिर क्या था आगे उसमें, देखो क्या था, कोस ओमेगा, सॉरी साइन थीटा आर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा आर की जगह क्या हो गया ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा, ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा, ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा, ये वैल्यू पुट कर दो। तो ये आ गई भाई टॉर्क इक्वेशन, माइनस आई एम कोस ओमेगा टी तो इंटू आई डी सी साइन ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा, इनको एक साथ लिख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब ये कोस वाले एक साथ लिखेंगे, साइन वाले एक साथ लिखेंगे, तो टी इजकल टू मैं लिख देता हूँ माइनस आई एम आई डी सी, ठीक है, कोस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा। अब ये टर्म बन गई कुछ, ये क्या बन गई, एक टर्म बन गई। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ जाएगी यहीं पे। अब ये फॉर्मूला देखो किसका बन सकता है, अब ये फॉर्मूला अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और हो जाए तो ये फॉर्मूला बन जाए भाई, 2 से मल्टीप्लाई और हो जाए तो आगे पीछे करके हम इसको फॉर्मूला बना लें, 2 साइन ए कोस बी का बना लें या 2 कोस ए साइन बी का बना लें। तो 2 साइन ए कोस बी का अगर हमें बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 से डिवाइड भी कर दो, तो ऐसे कर दो माइनस आई एम आई डी सी अपॉन 2 इंटू, इसको लिख दो 2 साइन ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा इंटू कोस ए इजकल टू ओमेगा टी, ठीक है, कोस ओमेगा टी। अब इसमें एक गड़बड़ आ रही है, फॉर्मूला तब बनेगा जब आप देख रहे हो कि भाई जो ओमेगा आर आ रहा है एक जगह तो एक जगह ओमेगा आ रहा है, ठीक है, या तो दोनों को एक साथ लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ऐसे ही इसको फॉर्मूले को सोल्व कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, यही जगह बना लेते हैं, चलिए दिखाई तो दे ही जाएगा सबको आपको, चलिए जी, ठीक है। तो ये बनेगा, ये आ गया 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी इजकल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है। या फिर कोस साइन भी में ले सकते थे, साइन ए कोस बी में ले लो, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या हो गई 2 साइन ए, तो ए ये हो गया, दूसरा पेन ले लेते हैं, ये हो गया जी ए, ये वाला ए हो गया, और कोस बी ये वाला बी हो गया। चलो लिख देता हूँ मैं, यहाँ से देखें तो ए क्या हो गया, लो यहीं पर लिख लो, ए क्या हो गया, ए हो गया आपका ओमेगा आर प्लस डेल्टा, और बी क्या हो गया आपका, बी हो गया आपका ओमेगा टी। तो इसको आगे हल कर दो तो क्या हो जाएगा, इजिकल टू माइनस आई एम आई डी सी अपॉन 2 ब्रैकेट, ठीक है, ये 2 साइन ए, साइन ए प्लस बी यानी साइन ए की वैल्यू हो गई ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर टी, सॉरी ये क्या है ओमेगा आर टी, ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा प्लस ओमेगा टी, फिर प्लस दूसरा साइन आ गया साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा माइनस बी, बी की वैल्यू ओमेगा टी, तो ये आ गया जी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, क्योंकि एक ओमेगा आर है और एक है आपका ओमेगा, अगर ये ओमेगा आर ओमेगा के बराबर हो जाए तो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन डेल्टा प्लस साइन डेल्टा, यानी सीधा हो जाएगा आपका, सीधा क्या कह देंगे 2 साइन डेल्टा, इसमें एक ओमेगा है, देखो ध्यान से देखो, कोस ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा प्लस ओमेगा टी, अच्छा ये तो ऐड हो जाएगा भाई, हाँ चलो, तो अब इनको बराबर करो सिंक्रोनस स्पीड पे। सिंक्रोनस स्पीड आपने पढ़ी होगी, सिंक्रोनस मशीन बीटेक फर्स्ट ईयर में मोस्टली पढ़ लेते हैं सब कि भाई सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, बेसिक तो पढ़ ही लेते हैं, और जो लोग पॉलिटेक्निक से आए हैं वो भी पढ़ के आते हैं, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, बेसिक थोड़ा थोड़ा जान के आते हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड करके आते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन ही ऐसी मशीन है जो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। इंडक्शन मशीन की अगर या इंडक्शन मोटर की हम बात करें तो वो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंच पाती है प्रैक्टिकली, आइडियली हम कंसीडर कर लें दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट प्रैक्टिकली नहीं पहुंचती। तो सिंक्रोनस ये एक डिफरेंस भी रहता है कि सिंक्रोनस मशीन ही सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर पाती है, रन पहुंच पाती है एक स्पीड तक, बाकी इंडक्शन मशीन नहीं पहुंच पाती। जब हम दोनों मशीन्स के बीच डिफरेंस लिखते हैं तब भी ये हमारा पॉइंट हमने स्टडी किया होगा। तो ये क्या है आर ओमेगा आर। अब हम दोनों स्पीड अगर हम मान लें कि भाई जो हमारी मशीन है, जो रोटर की मोटर की बात चल रही है, मोटर की है मशीन की, तो सिंक्रोनस स्पीड पे क्या होगा, जो रोटर की स्पीड है वो किसके बराबर हो जाएगी, मोटर की स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ओमेगा आर क्या है, ये जो एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर वेलोसिटी की बात चल रही है, तो ये किसकी है एंगुलर वेलोसिटी, ये रोटर की बात चली है, और ओमेगा क्या हो गया सिंपल मोटर के लिए। तो जब ये एंगुलर ये आ जाएगी आपकी सिंक्रोनस एट सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पे क्या हो जाएगा एट सिंक्रोनस स्पीड किसकी, मोटर की, एट सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर या मशीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ओमेगा आर किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू आगे ले चलो इसको, देयरफॉर इसको आगे ले चलो, आगे ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये आपका किसका मान चल रहा है, टॉर्क की वैल्यू चल रही है, टॉर्क हम कैलकुलेट करें टी ई इजकल टू हो जाएगा माइनस आई एम आई डी सी अपॉन 2 ब्रैकेट साइन, ये वाला क्या हो जाएगा ओमेगा आर की जगह भी ओमेगा टी हो गया और ये भी ओमेगा टी होगा, तो सारे के सारे क्या हो गए ओमेगा टी हो गए। तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कितना हो गया 2 ओमेगा टी हो गया, ठीक है। क्या हो गया सीधा सीधा 2 ओमेगा टी और प्लस डेल्टा, और यहाँ पर ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी, तो ये हो गया कैंसिल, तो 2 ओमेगा टी प्लस डेल्टा और प्लस साइन डेल्टा, ठीक है, प्लस साइन डेल्टा, प्लस साइन डेल्टा, तो साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन डेल्टा, या फिर हम इस माइनस को अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा साइन, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन अगर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन माइनस 2 ओमेगा टी और साइन माइनस
डेल्टा हो जाएगा अगर हम इस साइन को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में जाएगा अंदर। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, ये तो मैथ में आपने पढ़ा ही होगा। तो इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आई डी सी। अब एक चीज और बताओ, मैक्सिमम वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है? आई मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है? आरएमएस अपॉन √2। बताइए, अपॉन में आएगा √2 या मल्टीप्लाई में आएगा? बताइए, आई मैक्सिमम किसके बराबर होगा? आरएमएस इक्वल्स टू मैक्सिमम अपॉन √2, ये पढ़ते हैं हम। आरएमएस इक्वल्स टू मैक्सिमम अपॉन √2, तो यहाँ पर अपॉन √2 आएगा। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई मैक्स किसके बराबर आ जाएगी? √2 आई के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगर आरएमएस वैल्यू को अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो मैंने बताया, तो उसका मतलब भी क्या है? आरएमएस वैल्यू है। अगर नीचे कुछ लिखा है तो भी आपकी आरएमएस वैल्यू। तो इसको सिंपल आई कौन सी यहाँ एसी सिंगल एक्साइटेशन, फर्स्ट जो एक्साइटेशन है जो स्टेटर को दिया गया है वही तो एसी है, तो उसमें करंट कितनी है? I1, तो IM क्या होगा? √2 I1 के बराबर होगा। तो हम इसको भी आगे लिख सकते हैं, जहां हमें जरूरत पड़ रही है वहां पर हम ये कर सकते हैं। तो IM की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ √2 I1 हो जाएगा। इसको हम और ऊपर कर लेते हैं अभी। ठीक है जी, चलिए ये क्या हो जाएगा फिर? ये इसको इरेज करो। माइनस कितना हो गया? IM की जगह लिख दिया हमने। IM की जगह क्या लिख देंगे? √2 I1 इंटू IDC अपॉन 2। तो √2 से डिवाइड भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी, साइन जो उधर हमारा आ गया था 2 ओमेगा टी प्लस साइन डेल्टा। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया अभी यहाँ पर टॉर्क TE। अब हमें जो है अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? साइन, अगर टॉर्क एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख देंगे। I1 को क्या कह सकते हैं? सिंपली I1 को I मैक्स कह सकते हो। IDC I मैक्स, I मैक्स रहने दो या I1 है, यहाँ पर भी ठीक है यहाँ पर भी ठीक है। IDC I मैक्स अपॉन ये क्या हो गया? √2 से जब कैंसिल करेंगे अपॉन √2 साइन। ठीक है, वहां पर आ रहा है 2 ओमेगा टी प्लस डेल्टा। जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 ओमेगा टी की अगर हम बात करेंगे तो 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी एक साइकिल का टाइम हो गया। साइन 180, साइन 180 के बाद 360, तो कितना आ जाएगा? साइन 180 का मान कितना आएगा? तो ये वही आ जाएगा सीधा आपका, 0 हो जाएगी वैल्यू, 1 हो जाएगा मान 1। 2 इंटू ओमेगा 90 180। ठीक है, हाँ 1 हो जाएगा। तो आपका केवल ये बचेगा साइन डेल्टा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी टॉर्क की। मेन वाली तो पहले निकल ही गई है, हम एवरेज वाली को भी लिख सकते हैं। तो यही आपकी फाइनल तो यहीं पर ही हो गई, जो हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है यही आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई एक तरह से। ये इसको कैलकुलेट करके ऐसे लिख दो इसको सिंपल, TE इक्वल्स टू √2 आई मैक्स ही लिख दो, I1 भी नहीं लिखना, तो IDC, सॉरी मैक्स नहीं, जब हम इसको आई एवरेज लिख रहे हैं तो आई एवरेज ये I1 IDC। ठीक है, माइनस साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन डेल्टा। ठीक है, तो ये हो गई, दिस इज द टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन ही हमें निकालनी थी किसकी? सिंक्रोनस मोटर के लिए, सिंक्रोनस मशीन के लिए। ठीक है, कैसी? सिंक्रोनस मशीन के लिए, सिंगल फेज सिलेंड्रिकल रोटर के लिए, सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन है आपकी, दिस इक्वेशन इज द टॉर्क इक्वेशन ऑफ, किसकी टॉर्क इक्वेशन है ये? दिस इक्वेशन इज द टॉर्क इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। कौन सी? सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ये डेरिवेशन बाकी डेरिवेशन की कंपैरिजन में छोटा है और ये आपका उनसे
इजी भी है। चलिए देखिए पीछे एक बार बस शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। ये है, आपको जब स्टार्ट करना है डेरिवेशन तो कैसे करना है, कंसीडर लिख देना है पहले तो भाई ये, और एक दो लाइन आप लिख सकते हैं इसमें, कंसीडर ए सिंक्रोनस मशीन सिस्टम या कंसीडर ए सिंगल फेज सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस मशीन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। कंसीडर कर लिया आपने एक सिस्टम, उसके बाद आप एक इसको बना के कंसीडर कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं, स्टेटर एक्सिस रोटर एक्सिस रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है, पोल्स रिप्रेजेंट कर दीजिए, और दोनों एक्सिस के बीच एंगल को रिप्रेजेंट कर दीजिए, एंगल इज थीटा आर। जब आप इनको रिप्रेजेंट कर देंगे तो आप उसके बाद बनाएंगे वेवफॉर्म। मेन है इसकी वेवफॉर्म जो एक्सप्लेन करेगी इसको, डेरिवेशन को कैलकुलेट करेगी। तो वेवफॉर्म इसकी स्टार्ट करेंगे किस किस के बीच में आएगी, एंगल की बात चल रही, दोनों एक्सिस के एंगल थीटा आर दोनों एक्सिस के बीच में, तो एंगल एक तरफ आ गया थीटा आर एंगल एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर देखेंगे आप तो ये देखिए ये क्या आ रहा है M12 यानी इधर हमें लेना है इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस L1 और L2 की बात करेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेंगे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की M12 की बात करेंगे तो इसमें चेंज आएगा जैसे जैसे थीटा में चेंज आपका आएगा। तो सबसे पहले जब आपका थीटा क्या है, जीरो है, जब आपका थीटा क्या है, जीरो है, तो देख रहे हैं जीरो पर हमें मिल रही है वैल्यू। इस बार यहाँ जीरो पर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, वैल्यू जीरो पर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब वैल्यू जब एंगल थीटा आर जीरो है उस टाइम पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, यानी फ्लक्स लिंकेज क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। अब इसका पता कैसे चलेगा, जो रोटर है रोटर के अक्रॉस हम क्या करेंगे, एक वोल्टमीटर लगा देंगे जी, रोटर वाइंडिंग के अक्रॉस जब वोल्टमीटर लगा देंगे तो उसमें अगर वोल्टेज हाई आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम है फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तभी तो भाई स्टेटर से रोटर में रन करेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका मतलब मैक्सिमम हो गया, ठीक है, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड की बात है। डायरेक्ट तो कनेक्शन हमने जो दिया है सिंगल फेज, किसको दी है, सप्लाई स्टेटर को दी है। अब रोटर को तो केवल स्टार्ट कराने के लिए डीसी सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, कि भाई टॉर्क एक बार बन जाए, डब्ल्यू एक्साइटेड सिस्टम है, लेकिन उसको ऐसे थोड़ी है कि वही चलाएगी रोटर को और स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई चलाएगी। प्रोसेस कैसे हो रहा है इन मशीन्स में, प्रोसेस कैसे हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन से ही तो हो रहा है प्रोसेस मशीन्स में जो है आपका, इंडक्शन के थ्रू। तो उनका अपना देखना पड़ेगा कि भाई इस रोटर में कितना म्यूचुअल इंडक्शन बन रहा है, मिनिमम बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है, कहाँ पर लो है कहाँ पर हाई है, ठीक है। फ्लक्सी प्रोड्यूस होता है जब कोयल है, कोई भी कोयल है या वाइंडिंग है, वाइंडिंग हमने ले ली है, ठीक है, वाइंडिंग कोयल से मिला के तो वाइंडिंग बनती है। पहले कंडक्टर मूव कराया, कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर से कोयल बनी, कोयल से वाइंडिंग बनी। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वाइंडिंग का ही है, आर्मेचर वाइंडिंग, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग पढ़ेंगे भी, किस तरह की, दो तरह की वाइंडिंग है जो हमारा मेन है। तो हम क्या बात कर रहे थे, वापस आते हैं। तो हमारा जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रोसेस चल रहा था, तो म्यूचुअल इंडक्शन की हमने बात करी, मैक्सिमम हो गया। फिर हम जब 90 डिग्री पर आ गए, 180/2 या 180/2 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर जो हमारी वैल्यू वो पहुंच गई जीरो, ये आ गई जी, जीरो आ गई 90 डिग्री पर। एंगल जब थीटा आर की वैल्यू 90 डिग्री है तब हमारा ये क्या है, फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा है वो फ्लक्स लिंकेज साइन हो गया जीरो, यानी वोल्टमीटर की सुई नीचे चलेगी, वोल्टमीटर की वैल्यू जीरो आ गई। वोल्टमीटर का भी छोड़ो, बाकी सिंपल देखो तो फ्लक्स लिंकेज हो गया जीरो, और फ्लक्स लिंकेज जीरो हो गया तो म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या हो गया, जीरो हो गया, केवल सेल्फ इंडक्शन बचा जो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएशन होना ही नहीं है। वेरिएशन किसका है, ये जो डायग्राम दिखा रहा है ये वेरिएशन किसका दिखा रहा है, वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फ्लक्स लिंकेज किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू रोटर एंगल थीटा आर के रेस्पेक्ट में ये वेरिएशन हमारा दिखा रहा है। फिर हम पहुंचे पाई पर, 180 डिग्री पर देखा तो हमारा क्या था, ये इधर एक्सिस मान लो ये और ये बिल्कुल एकदम ऐसे चले गए, 180 डिग्री हो गए, दोनों 180 डिग्री हो गए। जब ये 180 डिग्री पे पहुंच गए तो क्या हुआ, हमारा मैक्सिमम तो मिला फ्लक्स लिंकेज, लेकिन अपोजिट मिल गया। अपोजिट है, मैक्सिमम तो है देखो, इससे ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अपोजिट है, अपोजिट मतलब आपका निगेटिव वैल्यू मिल गई अपोजिट होने की वजह से। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम मिला ये रहा, लेकिन निगेटिव वैल्यू मिल गई। अब जब एक साइकिल पूरी रिपीट हो जाएगी पाई के बाद 2 पाई, तब मैक्सिमम मिलेगा फिर पॉजिटिव। फिर एक साइकिल रिपीट हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगा आपका, 2 पाई के बाद 3 पाई पे फिर मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन फिर निगेटिव मिलेगा। फिर आपका 3 पाई के बाद 4 पाई पे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा ऊपर, फिर मैक्सिमम मिलेगा। तो यही बात हमें इसमें लिख देनी है और डेरिवेशन कंप्लीट कर देना। तो यही हमने लिख दिया, सिंगल फेज ऐसी सप्लाई दी हमने, स्टेटर को एक वोल्टमीटर लगाया, जब एंगल कितना है आपका 0 डिग्री है तो लीकेज फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, लिंकेज फ्लक्स, लीकेज नहीं लिंकेज फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो M12 भी क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। जब
थीटा आर पाई बाई 2 हो गया तो लिंकेज फ्लक्स क्या होगा, 0 हो गया, तो M12 भी क्या हो गया, 0 हो गया। जब फिर थीटा आर पाई हो गया तो लिंकेज फ्लक्स क्या हो गया, फिर से मैक्सिमम हो गया लेकिन निगेटिव हो गया, नीचे की साइड चलेगी वैल्यू, तो M12 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एम मैक्स के इक्वल हो गया। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये बात हमने लिख दी। उसके बाद अब हमारा क्या, अब हमने देखा कि हमें 2 सप्लाई देनी है। अब 2 सप्लाई दे रहे हैं तो पहली सप्लाई सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो सिंगल फेज एसी सप्लाई कैसी होगी, कोसाइन वेव होगी। सीधी सी बात है, कोसाइन फंक्शन होगा, जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा फिर ये कैसा होगा, कोसाइन होगा। तो M12 का मतलब क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा आपका, M12 क्या हो जाएगा, एम मैक्स कोस थीटा आर हो जाएगा। अब I1 क्या है, स्टेटर वाइंडिंग की करंट, और I2 रोटर वाइंडिंग की करंट। तो ठीक है, तो हम फिर पीछे वाले डब्ल्यू एक्साइटेड सिस्टम की तरफ पहुंच गए। वहां पर डब्ल्यू फील्ड एनर्जी में जब कन्वर्ट हो रहा था तो रिजल्ट ये आ रहा था निकल के, पहले एक की एनर्जी, पहले वाले की, पहली करंट दे रहे हैं पहले सोर्स से, तो हाफ एल आई स्क्वायर होती है एनर्जी सीधी जो स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड एनर्जी। तो हाफ L1 I1 स्क्वायर, हाफ L2 I2 स्क्वायर, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से मिली I1 I2 इंटू M12। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली इसको उठा के इसमें रख दो इक्वेशन में, ये आ गई नई इक्वेशन, ये नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जब हम देख रहे हैं कि भाई जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उनको जीरो करो, उनमें कोई वेरिएशन तो हो ही नहीं रहा, जिसमें वेरिएशन होगा उसको तो देखना, तो वो उठा के जीरो कर दी दोनों, तो ये बच गई, ये बच गई। कोस को हमने साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ आ गए आगे, उसके बाद जब हम आगे आ गए तो आगे क्या हुआ हमारा, एसी की बात कर ली एक साइड की, दूसरे सोर्स की बात आ गई, फिर ये हो गया पहला सोर्स, तो पहले सोर्स की करंट तो ये हो गई, पहले सोर्स की करंट तो ये मिल गया I=IM cos ओमेगा टी। लेकिन दूसरे सोर्स डीसी की क्या हो जाएगी, I2 तो सिंपल IDC हो जाएगी, और थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा आर टी प्लस डेल्टा। अब ये सारी वैल्यू उठा के जो अभी हमने इक्वेशन निकाली टॉर्क की उसमें रख दो, ये रख दी उसमें टॉर्क की इक्वेशन में। ये रखने के बाद कुछ नहीं, मैथमेटिक कैलकुलेशन है ये, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगना है, ये 2 कोस ए साइन बी। फॉर्मूला लगाने के बाद अब इसमें एक एंगुलर स्पीड आ गई एक मोटर की। अब सिंक्रोनस स्पीड पे क्या होगी, जो मोटर की स्पीड है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये एंगुलर स्पीड जो है हमारे रोटर की इसके बराबर हो जाएगी सिंक्रोनस सिंक्रोनस स्पीड पर। तो ओमेगा आर को ओमेगा इक्वल पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी, बस यहीं पर ही छोड़ सकते हो। बाकी चाहो तो एक और जो मैंने आगे दिखाया था वो आप आगे दिखा सकते हो इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आगे दिखा सकते हो आप। ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर दिखानी है तो दिखा दो, नहीं तो यहीं पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन और आपकी यूनिट फर्स्ट भी जो है कंप्लीट हो गई है। बाकी जो टॉपिक थे एक दो स्मॉल वो इन्हीं के अंदर कवर हो गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो उसको अलग से करा देंगे, नहीं तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो आपको थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप यूनिट है, थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को ही आप पेन पेपर लेके एक बार क्लास से समझने के साथ साथ अपने आप करके देखोगे, स्मॉल शॉर्ट नोट्स बनाओगे अपने, करके प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, तो आपके लिए इजी रहेगा, आपको आराम से काम हो जाएगा। केवल देखते रहोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है, थ्योरी में तो देख के सुन लिया माइंड में याद कर लिया बात बन जाती है, लेकिन जहाँ डेरिवेशन की बात आती है वहाँ आपको पेन से करके देखना पड़ेगा, पेन पेपर लेना होगा और साथ साथ करते रहो, वीडियो देखते रहो और करते रहो। और जहाँ पे आपको लगे कि भाई मेरी समझ से में नहीं आया रिपीट करना है तो वहाँ पॉज कर लो, पॉज करके फिर से स्टार्ट कर लो उसको करके देख के। ठीक है, तो ये दिस इज माय पर्सनल एडवाइस फॉर योर, ये मेरी आपके लिए, ताकि आप आगे सीख सकें, अच्छे बन सकें, अच्छे से एग्जाम अपना कर सकें, इसके लिए ये मेरी एडवाइस है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आगे जो नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए ओके।